वेलकम टू एवरीवन। कल हमने चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति के अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखा था। आज हम इसी चैप्टर के लघुत्तरी प्रश्न जो एग्ज़ाम में 3 अंक में पूछे जाएंगे उनका हल देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से ही क्यों हुई? इसका आंसर है, औद्योगिक क्रांति के ब्रिटेन से शुरू होने के कारण इस प्रकार से हैं। अब इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में जनसंख्या में लगभग 40% की वृद्धि हुई, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। इस प्रकार मांग और उत्पादन औद्योगिक क्रांति का कारण बन गए। देखिए, हम देखते हैं कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सामानों की आवश्यकता अधिक होगी, और अगर आवश्यकता अधिक होगी तो उद्योगों द्वारा क्या किया जाएगा? उन वस्तुओं का अधिक निर्माण किया जाएगा। अब अधिक मांग जब निर्मित होगी तो वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी बनाने के लिए नए नए आविष्कार होने लगे, जिससे औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ी या प्रशस्त हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। इंग्लैंड में कोयला और लोहे की खानें पास पास पाई जाती थी, जिसके कारण मशीनों का निर्माण कम समय में एवं कम लागत में सहायता मिलती थी। इस सुविधा के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, कोयला और लोहा दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी उद्योग के लिए प्राथमिक होती हैं। मीन्स उनकी आवश्यकता सबसे पहले लगती है, क्योंकि कोई सा भी उद्योग होगा उसमें आवश्यकता होगी मशीनों की, और मशीनें किससे बनेंगी? लोहे से। ठीक है। दूसरा, कोयला। कोयला देखते हैं, अगर उद्योग को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मीन्स मशीनों को चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता होगी वो होगा कोयला। आज क्या होता है, विद्युत से चलती है, लेकिन विद्युत भी किससे उत्पादित की जाती है? कोयले से। ठीक है, इसलिए मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, और ऊर्जा कोयला से मिलता था। इसलिए इनकी दोनों की उपलब्धता होने के कारण ब्रिटेन में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इंग्लैंड एक द्वीपीय राष्ट्र है जहाँ प्राकृतिक बंदरगाह की प्रचुर उपलब्धता है, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई और औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, ब्रिटेन को हम अगर देखते हैं तो ब्रिटेन कैसा है? द्वीपीय राष्ट्र। द्वीपीय राष्ट्र मीन्स जिसके चारों ओर समुद्र होता है, और समुद्र की एक विशेषता होती है कि जहाँ आसपास समुद्र होता है वहाँ पर बंदरगाह आसानी से उपलब्ध होते हैं। बंदरगाह कहाँ होते हैं? समुद्र में ही होते हैं। तो इसका आसान सा अर्थ है कि जहाँ पर बंदरगाह होंगे वहाँ पर क्या होगा? सामान लाने ले जाने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सामान सस्ता पड़ता है लाने और ले जाने में। ठीक है, इससे व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ने के कारण औद्योगिक क्रांति क्या हुई? सफल होने के चांस बढ़ गए। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के उपनिवेश संख्या में अधिक थे, साथ ही वहाँ कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता थी, जिससे उद्योगों द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना सुविधाजनक था। देखिए, उपनिवेश क्या होते हैं? वह स्थान जहाँ पर किसी देश द्वारा क्या किया गया हो? कब्जा किया गया हो। मीन्स वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर क्या करते थे? वो लोग कब्जा कर लेते थे। ठीक है, जिससे भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ठीक है, इसी प्रकार ब्रिटेन के लगभग 72 उपनिवेश थे उस समय। अब ब्रिटेन के पास 72 उपनिवेश होने से उनको वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त हो गया, और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर उन्होंने ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन में उन संसाधनों से सामान बनाए और पुनः उन्हें भारत या अन्य देशों में भेजा, जिससे वहाँ के व्यापार में वृद्धि हुई, वहाँ के उद्योगों को लाभ हुआ। इससे औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटेन की जल सेना बहुत शक्तिशाली थी, और शक्तिशाली जल सेना के बल पर व्यापारी जलपोतों के माध्यम से माल बिना किसी और सुविधा के कहीं भी ले जाया जा सकता था। वस्तुतः जल शक्ति ने भी औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया। देखिए, अगर किसी को व्यापार करना है तो उसकी जल से व्यापार आज भी कितना होता है? सरल होता है, क्योंकि सामान अन्य किसी मार्ग से लाना या ले जाना महंगा पड़ता है। और अगर किसी देश के पास जल सेना शक्तिशाली होगी तो वो अपने सामान की सुरक्षा आसानी से कर पाएगा, जिससे उसे
जैसे पहले क्या होता था, सामान लूट लिया जाता था लुटेरों द्वारा, लेकिन जब आपकी जल सेना अगर शक्तिशाली होती थी तो वो इसमें आपकी सहायता करती थी, जिससे आपका व्यापार आसान हो जाता था। अब यह लाभ ब्रिटेन को मिला और उसने औद्योगिक क्रांति शुरू की। ओके, ये 5 पॉइंट हैं, आप इनका आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। देखिए, अभी हमने क्या देखा, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में क्यों हुई। अब हमें देखना है औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम, मीन्स उनके नकारात्मक क्या परिणाम हुए। अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक असंतुलन को बढ़ावा मिला। समाज में पूंजीपति, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग का उदय हुआ। इंग्लैंड जैसे देश विकसित हुए तो वहीं उपनिवेश आर्थिक विकास में पिछड़ गए। देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है, जहाँ पर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, वो देश क्या हो गए, विकसित हो गए। विकसित समझते हैं ना, उनका विकास अधिक हुआ। लेकिन जहाँ नहीं हुआ वो क्या हो गए, पिछड़ गए विकास के क्षेत्र में। ठीक है, ये क्या हो गया, देश के क्षेत्र में। इसके अलावा जिन्होंने क्या किया, उद्योग डाले, उनका क्या हुआ, वो अमीर बन गए। बाकी बहुत सारे मजदूर वर्ग का उदय हुआ जो काम की तलाश में शहरों की ओर आने लगे। तीसरा एक और वर्ग उदय हुआ उस समय, मध्यम वर्ग। इसमें कौन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, इस प्रकार के व्यक्ति जो क्या करते थे, पूंजीपतियों को सर्विस प्रोवाइड करते थे। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। औद्योगिक क्रांति के समय मशीनों का आविष्कार होने से अनेक मजदूर बेरोजगार हो गए। देखिए, ये भी एक समस्या थी कि औद्योगिक क्रांति से जहाँ विकास आगे बढ़ा, उसी प्रकार क्या हुआ, मशीनों के आविष्कार से मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मशीन क्या करती थी, बहुत सारे मजदूरों का काम अकेले ही कर लेती थी। अगला पॉइंट देखते हैं हम। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू एवं कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, क्योंकि वह कारखानों में तैयार सस्ते माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। देखिए, हाथ से अगर सामान बनता है, जो कहाँ बनता है, लघु और कुटीर उद्योगों में, तो उसमें मजदूर अधिक लगते हैं। लेकिन मशीनों में जब यही कार्य किया जाने लगा, तो इससे एक ही मशीन द्वारा बहुत सारे सामान एक साथ बनने लगे, जैसे स्पिनिंग जेनी, वाटर लूम, वाटर फ्रेम, इस प्रकार के यंत्र थे जो 8 से 10 मजदूरों का काम अकेले करते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक मजदूर 10 मजदूरों का काम करने लगा, तो 9 मजदूर बेरोजगार हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं हम। उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए प्रत्येक देश को बाजार की आवश्यकता थी, जिसके कारण उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा यूरोपीय देशों में शुरू हो गई, जिससे यूरोपीय देश अनेक युद्ध में संलिप्त हो गए। देखिए, बाजार की आवश्यकता, अगर आपको सामान बेचना है तो कहाँ बेच पाएंगे, बाजार में। बाजार में से जैसे हम किसी बाजार में सामान लेने जाते हैं, इसी प्रकार क्या होता है कि बाजार वो होता है जहाँ पर जनसंख्या होती है, जहाँ पर कोई फैक्ट्री या फिर उद्योगपति अपना सामान बेच पाता है। जैसे बहुत सारे देश दूसरे देशों को बाजार की दृष्टि से देखते हैं और वहाँ पर अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उनको क्या, दूसरे देश बाजार दिखने लगे और उन्होंने उन पर कब्जा करना शुरू किया। और इसी में बहुत सारे यूरोपीय देश आगे आए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इस प्रकार के देशों ने क्या किया, फिर वहाँ पर कब्जा करने की होड़ लग गई। अब उन होड़ में क्या हुआ, यूरोपीय देश आपस में लड़ने लगे, जिससे युद्ध बढ़ते गए और इसी का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे युद्ध हुए, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। अगला पॉइंट देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हुए, जिसके कारण महामारियां जैसे हैजा, चेचक, क्षय रोग फैलने लगे। इससे मजदूर क्या होते थे, उद्योगों के आसपास ही शहरों में बस जाते थे, जिससे वहाँ पर क्या होता था, बहुत पास पास घर बने होते थे जिनमें कोई सुविधा नहीं होती थी। वहीं पर गंदा पानी भरा होता था, वहीं पर कचरा इकट्ठा होता था। इस प्रकार क्या होता था, बैक्टीरिया और वायरस वहाँ पर आसानी से फैल सकते थे, जिससे महामारियाँ फैलने लगी
और बहुत सारी महामारियाँ फैली, जैसे हैजा, चेचक, क्षय रोग, और इनसे बहुत सारे मजदूर मरे और मजदूर के साथ ही विभिन्न देशों के आम नागरिक भी मरने लगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। अब नहर के सापेक्षिक लाभ पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, नहर परिवहन द्वारा भारी वस्तुओं को सड़क मार्गों की अपेक्षा बहुत कम समय में दूसरे स्थानों तक भेजा जा सकता था। ठीक है, नहर परिवहन में क्या है, जल के द्वारा वस्तुओं को सरलता से भेजा जा सकता है और उसमें कम समय भी लगता है और कम खर्च भी आता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नहर परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा सस्ता होता था। ठीक है, ये भी एक लाभ होता था, क्योंकि वस्तुओं में, उद्योगों में क्या होता है, छोटे छोटे लाभ ही वस्तुओं को सस्ता करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नहर परिवहन जन सामान्य के लिए भी एक उपयोगी एवं सस्ता परिवहन का माध्यम था। मीन्स इसका उपयोग सामान्य नागरिक भी किया करते थे। अब रेल परिवहन के सापेक्षिक लाभ देखते हैं, उद्योगों को रेल से जोड़ने पर तैयार माल बाजारों तक आसानी से सुरक्षित पहुंचाया जा सकता था। देखिए इसमें क्या हुआ, उद्योगों से जब रेल जुड़ने लगी, मीन्स जहाँ पर उद्योग होते थे वहाँ पर, जैसे लिवरपूल से मैनचेस्टर जुड़ी, तो ये दोनों क्या थे, औद्योगिक शहर थे, यहाँ से सामान को लाया और ले जाया जाता था। अब इससे अगर ये आपस में जुड़ने लगे तो सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सका। मीन्स इनमें खर्च कम हुआ, जिससे सामान अधिक लाया जाने लगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रेल परिवहन की सुविधा सभी परिस्थितियों में वर्ष भर उपलब्ध रहती है। देखिए ओला, बाढ़ वगैरह इस प्रकार की स्थिति में नहर परिवहन क्या होता है, प्रभावी नहीं होता है, वहाँ से सामान लाना मुश्किल होता है। लेकिन रेलवे परिवहन क्या होता है, उसमें ये हम वर्ष भर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं, रेल परिवहन ने श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि की। अब मजदूर सस्ते भाड़े पर देश के विभिन्न भागों में आसानी से आ जा सकते थे। रेल से क्या हुआ, जब विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ा गया तो मजदूर भी वहाँ पर आसानी से जाने लगे। जब रेल क्या पड़ती थी, सस्ती पड़ती थी, तो जिससे मजदूर सस्ते होने के कारण विभिन्न शहरों में पलायन करने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। ये वही क्वेश्चन है जो हमने 2 नंबर में पढ़ा था, लेकिन हमने 3 नंबर के हिसाब से ही पढ़ लिया था, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी देख लेते हैं हम कि इसमें पहला पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति के समय मजदूर रोजगार की तलाश में गाँव से शहर की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरीकरण हुआ। ये क्या हुआ, मजदूर पर पहला प्रभाव हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मजदूरों को शहरों में, फैक्ट्रियों में कठोर परिस्थितियों में लगातार कई घंटों तक कार्य करना पड़ता था। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कारखानों में मशीनों के प्रचलन से हजारों मजदूर बेरोजगार होकर गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए। जब मशीनों का उपयोग बढ़ने लगा तो बेरोजगारी बढ़ने लगी। अगला पॉइंट देखते हैं, शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक होने से मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था, जो घर खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कारखानों में कार्य कराया जाने लगा। ठीक है, क्यों कराया जाने लगा, क्योंकि उन्हें पैसों की अधिक आवश्यकता पड़ती थी जब वो शहर आते थे। ठीक है, इसलिए मजदूर और बच्चों को भी कार्य में लगाया जाने लगा। ओके, थैंक यू।